प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे थे जिसमें देवनागरी लिपि के स्वरूप, गुण, दोष और सुधार को लेकर बातचीत शुरू की थी, जिसमें से पहला एक भाग मैंने पहला जो वीडियो बनाया है उसमें देवनागरी लिपि का स्वरूप, गुण और दोष बता रखे हैं। तो गुण दोष के बाद देवनागरी लिपि में क्या सुधार हुए, तो आज के सेशन में हम बातचीत करेंगे सुधारों को लेकर। आप लोगों ने देवनागरी लिपि के स्वरूप और गुण दोष का वीडियो नहीं देखा है तो पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, फिर ये दूसरा पार्ट देखिए। तो देवनागरी लिपि के स्वरूप, गुण, दोष और सुधार, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। ये क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर हिंदी कंपलसरी के विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी रहेगी, क्योंकि प्रथम वर्ष हिंदी अनिवार्य विषय जो है उसके पाठ्यक्रम में देवनागरी लिपि के गुण, दोष और सुधार संकलित हैं। तो गुण, दोष और स्वरूप की बात अपन कर चुके हैं। आज की क्लास में बात करेंगे कि देवनागरी लिपि में क्या क्या सुधार किए गए, कब कब सुधार किए गए। पहले देवनागरी लिपि के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है कि देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, लेखन जो होता है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, रोमन की तरह वर्णात्मक नहीं है, अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में कुछ भी मूक नहीं होता है, जो भी है सारा व्यक्त या प्रकट करना होता है। और देवनागरी लिपि में एक ध्वनि जो है, एक ध्वनि एक ही वर्ण की होती है, एक ध्वनि या एक वर्ण ही होता है, एक से अधिक एकाधिक वर्ण और ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में नहीं पाई जाती, अर्थात एक वर्ण के लिए एक ध्वनि निश्चित है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दोषों में हमने बात की थी कई बार कि जैसे ख और र में अंतर नहीं करना है, और देवनागरी लिपि में लगभग 403 आसपास प्रकार हैं, तो टाइप या मुद्रण में थोड़ी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। ये तमाम बातें अपन पूर्व वीडियो में कर चुके हैं गुण दोष को लेकर। आज केवल हम बात करेंगे सुधार को लेकर। तो देखिए देवनागरी लिपि में क्या क्या सुधार किए गए थे। पहला सुधार बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक फॉन्ट नाम से प्रकाशित हुआ था। इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। 1904 से 1926 का समयांतराल था। तो पहला जो सुधार के लिए जो बातें आई और जो सुझाव आए थे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आए थे, तिलक फॉन्ट के माध्यम से। दूसरा जो सुधार के क्रम में बात आई वो है श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्पप्राण के नीचे चिन्ह लगाने का सुझाव। अल्पप्राण और महाप्राण का थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे देता हूँ कि सुधार क्या था। तो हिंदी में श्वास वायु की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। ध्यान रहे, श्वास वायु की दृष्टि से दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक को हम कहते हैं महाप्राण और एक को हम कहते हैं अल्पप्राण। महाप्राण से आशय है कि उच्चारण करते समय अल्पप्राण की अपेक्षा दुगुनी मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है, वे महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। और महाप्राण की अपेक्षा कम मात्रा में वायु मुख से बाहर निकलती है, वे अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि महाप्राण वर्ण के नीचे ही अल्पप्राण का चिन्ह बना दिया जाना चाहिए। महाप्राण ध्वनियाँ होती कौन सी? तो 5 व्यंजन वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन यानी 1, 3, 5, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वे तो कहलाते हैं अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वे कहलाते हैं महाप्राण। तो 1, 3, 5 अल्पप्राण हैं और 2, 4 महाप्राण हैं। और सभी स्वर जो होते हैं वो भी अल्पप्राण होते हैं, और यर अलावा भी अल्पप्राण होते हैं। और तीनों श और ह क्या होते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो इन श्रीनिवास जी का कहना था कि महाप्राण के नीचे ही अल्पप्राण का चिन्ह बना दिया जाए। ये सुझाव इन्होंने दिए। श्याम सुंदर दास आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। श्याम सुंदर दास ने कहा था कि जो पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर से मेरा आशय क्या है? जो अपन एक बिंदी लगाते हैं, इस बिंदी को क्या नाम दिया गया? अनुस्वार। ध्यान रहे, बिंदी को क्या कहा गया है? अनुस्वार। तो इन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो अनुस्वार का प्रयोग किसकी जगह करें? पंचमाक्षर। पंचमा अक्षर से आशय आपको समझना है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, यानी अपन क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में पंचमा अक्षर आता है अंग,
च वर्ग की बात करें तो च वर्ग का पंचमा अक्षर आता है इ। ट वर्ग की बात करें तो ट ठ ड ढ पंचमा अक्षर आता है अण। और त वर्ग की बात की जाए तो त वर्ग का पंचमा अक्षर आता है न। और प वर्ग की बात करें तो पंचमा अक्षर आएगा म। तो ये जो पंचमा अक्षर हैं इनकी बात की कि अंग, इय, अण, न और म, इनके स्थान पर इनका प्रयोग न करके केवल किसका प्रयोग कर दिया जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। ये जो सुझाव दिया था देवनागरी लिपि में परिवर्तन को या सुधारों को लेकर, वो प्रयोग किसने बताया है, श्याम सुंदर दास जी ने बताया है। तो इन्होंने कहा था कि पंचमा अक्षर के बदले किसका प्रयोग करना उचित होगा, अनुस्वार का। गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव दिया था। अब गोरख प्रसाद जी जो है वो देते हैं कि मात्राएं जो हम लगाते हैं वो दाहिनी ओर, ये भाग बायां है, ये भाग दायां है। तो बाईं तरफ वर्ण लिखा है तो दाईं तरफ क्या लगानी चाहिए, मात्रा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है, कुल लिखते हैं तो क बाईं तरफ है और मात्रा दाईं तरफ लगी हुई है। ये सुझाव गोरख प्रसाद जी ने दिया। और सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। तो 12 खड़ी जो हम शुरू से पढ़ते हैं, तो आप ध्यान रखें कि कौन कौन सा सुझाव किसने दिया। प्रश्न सीधा आ सकता है कि पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया। फिर 4 विकल्प मिल जाएंगे आपको, तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर दास जी ने। प्रश्न आ जाए अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो किसने दिया था, सावरकर बंधुओं ने। ठीक है, महाप्राण के नीचे अल्पप्राण चिन्ह बनाने का सुझाव किसने दिया था, तो किसने दिया था, श्रीनिवास जी ने। यह प्रश्न सीधा ऐसे भी पूछ सकता है कि देवनागरी लिपि में सुधार को लेकर श्रीनिवास जी ने कौन सा मत दिया। फिर 4 विकल्प आ जाए, ऐसे आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप सीधी सीधी बातें याद रखें कि कौन सा सुझाव किसने दिया है। अगला देखिएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन और काका कालेलकर के संयोजकत्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन 1935 में। अब देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था, इंदौर में हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ होता है, इंदौर में। और काका कालेलकर ने संयोजक थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं काका कालेलकर जी। ये इस अधिवेशन के क्या थे, संयोजक। इन्होंने इस सुधार को लेकर एक समिति का गठन किया था जिसका समय था 1935। और इस समिति की क्या क्या सिफारिशें थी, तो पहली सिफारिश देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा अ की 12 खड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को स्वीकार करने का निर्णय। अभी अपन ने पढ़ा कि सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया और श्रीनिवास जी ने महाप्राण के नीचे अल्पप्राण के चिन्ह को बनाने का सुझाव दिया था। इस समिति से में क्या किया गया, इन दोनों सुझावों को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया कि ये बातें, इसमें परिवर्तन देवनागरी लिपि में इन बातों को लेकर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये निर्णय जो है वो इस सुधार समिति के गठन के बाद है। तो इन दोनों की बातों को प्रथम दृष्टा अस्वीकार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति, फिर समिति दूसरी गठित हुई, की का गठन 1947 में। ये 1935 की बात है। अस्वीकार कब किया गया, 1945 में। और 1947 में एक फिर समिति का गठन हुआ और उस समिति का नाम था नरेंद्र देव समिति। इस समिति की क्या सिफारिशें थी, तो इस समिति ने भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। और कब, 1947 की बात है। शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन मानक देवनागरी वर्णमाला 1966, हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1967, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983। इस समय इन लोगों ने देवनागरी लिपि में सुधार को लेकर अपने अपने सुझाव दिए थे। और जो समितियां गठित हुई थी जिस समय, उन समितियों ने भी अपनी अपनी बात रखी थी। तो देवनागरी लिपि में सुधार को लेकर जो बातें थी, प्रमुख बातें, वो ये सारी प्रमुख बातें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि में सुधारों को लेकर किस किस ने क्या क्या बात करी, कौन कौन से प्रस्ताव स्वीकार हुए और कौन से
अस्वीकार होते हैं। तो प्रमुख समितियां कौन सी बनी, मैंने उनका परिचय दिया है। मोटे मोटे तौर पे देवनागरी लिपि में सुधार से संबंधित जो जो समितियां थी या जिन जिन व्यक्तियों ने जो जो प्रयास किए थे, उन सब की बात आज के इस वीडियो में अपन ने की है। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना है कि सुधार को लेकर ये बातें इसी समय में की गई थी। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप जान रखिएगा, बाकी बातें अपन अगले वीडियो के माध्यम से करते हैं। धन्यवाद।